हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका दूसरा लेक्चर होने वाला है। और आज के कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक जितने भी संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में कल की क्लास में पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जो हमारा 1.1 है। तो देखिए, जिन्होंने पहला क्लास नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले पहला क्लास करें, उसके बाद ही ये क्लास करेंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ संख्याओं के बारे में ही दिया गया है और जब तक संख्याएं नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं समझ आएगा कि ये चैप्टर कह क्या रहा है। ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। ये चैप्टर तो पूरा संख्याओं पे खेल है। और मैंने कल संख्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा, मेरे पूरे के पूरे आधे घंटे से अधिक टाइम में सिर्फ संख्याओं के बारे में बताया है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं 1.1। 1.1 देखिए, गणित हम लोग क्या पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। मैं यहाँ लिख देता हूँ, संख्या पद्धति। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। चलिए, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और क्लास 9 का। तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 पे चले आते हैं, 1.1 एक्सरसाइज 1.1। क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने पूरा बेसिक को क्लियर कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सभी लोग कॉपी निकालेंगे, बुक निकाल लेंगे। मैं सोल्यूशन करूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा। क्या शून्य एक परमेय संख्या है, या फिर क्वेश्चन में लिख ही देता हूं। क्या देखिए, क्या क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कल की क्लास में मैंने परिमेय संख्या के बारे में पूरा बता दिया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पूछ रहा है क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये P/Q क्या है, कल की क्लास कीजिए, नहीं किए होंगे तो नहीं समझ आएगा। जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। देखिए, क्वेश्चन यही हमारा कह रहा है, ठीक। राइटिंग में मत जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल 0। तो सिंपल बात है, पूछना चाह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का हम 3 चीज बताए थे। पहला, Q P/Q के रूप में होना चाहिए, यानी बटे के रूप में होना चाहिए, पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा टेस्ट क्या बताए थे कि ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या हम लोग 0 के लिए चेक कर सकते हैं, तो चेक कीजिए 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0। क्या 0, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या आपको दिख रहा है। कैसे चेक करेंगे, पहला चीज क्या बताए, परिमेय संख्या में पहला चीज क्या होता है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, बटे के रूप में लिखा जा सके। तो क्या इसे बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नीचे नहीं डाल सकते हैं। तो सर पहला टेस्ट तो पास कर लिया। कल हम टेस्ट के बारे में बता दें, 3 टेस्ट पास करना पड़ेगा इसको। तो पहला टेस्ट तो पार कर लिया, यहाँ सर बटे के रूप में लिख सकते हैं। Q नॉट P और Q पूर्णांक संख्या है, ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या के बारे में भी हम बताए थे। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो इधर 0, इधर 1 2, इधर जहां तक चले जाइए इनफिनिट, इधर -1 -2। तो संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, पूर्णांक की संख्याएं होती है। मतलब पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो क्या 0 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, तो संख्या रेखा पर तो 0 भी आता है, 1 भी आता है। तो दूसरा टेस्ट भी पास कर दिया कि हाँ भाई ये पूर्णांक संख्या भी है। अब तीसरा टेस्ट क्या, Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कल की क्लास में मैंने बताया था
तो नीचे जीरो तो नहीं है, ऊपर जीरो है, नीचे थोड़ी ना है, तो नीचे जीरो है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां पर क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q क्या है, पूर्णांक संख्या है तथा Q नॉट इक्वल जीरो है। तो यही चीज लिख देंगे। हाँ हम लोग जीरो को हम लोग देखा ना कैसे लिख सकते हैं। हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है, इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल जीरो है, नीचे जीरो नहीं है। तो शून्य हमारा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो यही हमारा था क्या, पहला नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन था नहीं। समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे यहां हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा यही है, क्या है कि 3 और 4 के बीच, यहां पर क्या क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना संख्या, परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या दो क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या मतलब क्या, एक के बाद एक, जैसे कि 1 2 हो गया, 3 4, हम बोले 5 क्रमागत संख्या बोलिए, तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 लाइन से। सिर्फ 1 2 3 4 5 होगा नहीं, आप बोल सकते हैं 61 62 63 64 65। 5 क्रमागत मतलब एक के बाद एक, समझा ना, उसको क्या बोलेंगे, क्रमागत। हम बोलेंगे दो क्रमागत संख्या बोलिए, तो बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, 95 96 97 98 61 62 51 52। तो आप क्रमागत मतलब क्या, एक के बाद एक। तो एक बात बताइए हमको, क्या दो क्रमागत संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती है, कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। हम अगर जो पूछेंगे कि क्या दो क्रमागत संख्या के बीच, इधर सुनिए 4 और 5 के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है, आप क्या हमको बता सकते हैं कि 4 और 5 के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है। जल्दी जल्दी बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं सबका, आप सुन रहे हैं, जल्दी बोलिए। 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, टोटल कितना संख्या हो सकता है, इन दोनों के बीच कौन संख्या हो सकता है। ठीक, बहुत बच्चा बोले सर इसके बीच संख्या कहाँ हो सकता है, एक तो 4.5 दिखेगा और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक बात याद रखिएगा बाबू, कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच, कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसका कोई गिनती नहीं है। कितना परिमेय संख्या हो सकता है, अनंत। कितना, अनंत, इसका कोई गिनती नहीं, बहुत ज्यादा हो सकता है। आप करते रह जाइएगा कभी खत्म नहीं होगा। अनंत, जिसका अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। तो 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, अनंत। कोई पूछते तो अनंत परिमेय संख्या, ये कैसे है तो मैं आपको बताऊंगा, इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा कि सर कैसे। ठीक, तो उसी तरह कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन कहा कितना परिमेय संख्या है ज्ञात करने के लिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं बोल रहा है। तो आप कुछ मत कीजिए, शॉर्ट ट्रिक अपनाइए, 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7। पहले ये काम करना है। जितना परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है उसमें क्या कर देंगे हम लोग, 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ कह रहा था 3 और 4 के 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए, तो 6 में 1 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 6 में जब 1 को जोड़े तो क्या हो गया बाबू, 7 हो गया। अब बताइए 6 और 3 और 4, 6 में 1 जोड़ दिए, 7 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जो हमारा 3 है 3 को भी गुना कर दीजिए 7/7 से और 4 को भी गुना कर देना है 7/7 से।
मतलब जितना आ रहा है, जैसे 7 आया तो इसको 7/7 से गुना कर देंगे, यहाँ 8 आता तो 8/8 से गुना कर देते हैं, यहाँ 9 आता। अगर जो कहता 3 और 4 के बीच में 9 पर में संख्या निकालिए, तो पहले 9 में 1 जोड़ देते 10 हो जाता, और फिर जो है 3 में 10/10 से गुना कर देते, और फिर 4 में भी 10/10 से क्या कर देते, गुना कर देते। अब ये पागलपंती नहीं करना है कि इसको क्या कर दी, कटा दी, ये काम नहीं करना है। अभी इसको क्या कर दिए 7/7। अब देखिए सर ये गुना क्यों किए हम, क्या कारण है गुना करने का? अब बहुत बच्चा बोले सर तो ऐसे ही बता रहे हैं, गुना इसलिए किए कि बेस सेम हो जाए, दोनों का हर जो है ना एक जैसा हो जाए, इसलिए हम क्या किए, गुना किए। अब देखिए यहाँ 3 को गुना कर दिए 7/7 से, 4 को गुना कर दिए 7/7 से, अब सब गुना कर दिए 7 क्या 21/7, और यहाँ पर हो गया 28/7। अब 21/7 28/7। अब देखिए नीचे तो सेम ही है, नीचे क्या है, सेम ही है, तो इन दोनों के बीच 6 पर में संख्या क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इन दोनों के बीच 6 पर में संख्या, पहला तो हो गया 21/7, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि तो इंक्लूड है। पहला हो गया 22/7, फिर हो जाएगा 23/7, फिर हो जाएगा 24/7, फिर हो जाएगा 25/7, फिर हो जाएगा 26/7, फिर हो जाएगा 27/7। क्या ये 6 पर में संख्या नहीं निकला हमारा? क्या ये सभी, अरे ये बताइए सभी पर में संख्या है या नहीं है? सीधा बताइए, क्या ये सभी पर में संख्या है? तो सब बटाकर का है, ऊपर नीचे पूर्णांक भी है, नीचे किसी में जीरो नहीं है, तो पर में संख्या तो हो गया। पर में संख्या कैसे निकाले हम? कुछ नहीं किए हैं, ध्यान से समझिए, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ। 3 तथा 4 के बीच में 6 पर में संख्या निकालना था, तो जितना पर में संख्या निकालने बोल रहा है उसमें से एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमको 6 पर में संख्या निकालने बोला था, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7 हो गए। अब पहला संख्या जो है 3, उसमें 7/7 से कर दिए गुना, और जो 4 है उसमें 7/7 से गुना कर दिए। कोई पूछे, लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों गुना किया 7/7 से, क्योंकि हमको हर सेम करना था, हर को एक जैसा करना था। अब देखिए 3 गुना 7/7 हो गया, 4 गुना 7/7 हो गया। अब इसको इससे गुना कर दिए तो 7 के 21/7 हो गया, अब इसको इससे गुना कर दिए 7 चौक 28/7 हो गया। अब नीचे तो सेम है 7/7, तो नीचे तो हर सेम है दोनों का, तो हम ऊपर वाले को क्या कर देंगे, हटा देंगे, लाइक फ्रैक्शन में पहले से निकला हुआ है, समझ ना। अब देखिए 21/7 है, तो दूसरा क्या हो गया 22/7, तीसरा क्या 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और फिर 28/7। इन दोनों के बीच कितना पर में संख्या निकाल दिए हम लोग 6 पर में संख्या निकाल दिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत सारे तरीकों से निकाला जा सकता है, सिर्फ क्या यही आंसर हो सकता है सर? नहीं, और तो पर इसमें और पर में संख्या हो सकता है, ये तो नहीं बताया है कि भाई यही 6 पर में संख्या निकालना है। कोई भी आप 6 पर में संख्या निकालिए, बस ये दोनों के बीच में, तो ये भी आंसर हो सकता है, बहुत सारा आंसर हो सकता है इसका, समझ में आया ना? तो इस तरीके से हम क्या निकाले, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि 3 और 4 के बीच में 6 पर में संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। किस तरीके से ज्ञात किए, एकदम आपके मन में बैठ गया होगा, जितना ज्ञात करने बोले उसमें 1 ऐड कीजिए, फिर उतना बटे उतना और उतना बटे उतना से गुना कर देना है दोनों को, और दोनों के बीच में लिख देना है, फर्क तो एक जैसा हो जाएगा। समझ में आया? तो इस चीज को आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। तब तक हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, चलते हैं। हाँ, तो आप लोग इस चीज को कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कुछ दूसरे नंबर क्वेश्चन की जैसा ही है, तो चलिए क्या है इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको मैं रफ कर देता हूं। हाँ, तो हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है, जरा मैं देख लूं, मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं पीडीएफ से देखता हूं। तो जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 पर में संख्या निकालिए। इस बार थोड़ा बटा में दे दिया, 3/5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 4/5, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 पर में संख्या निकालें। 5 परिमेय संख्या निकालें। देख रहे हैं कितना संख्या का यूज हो रहा है, पर में संख्या का।
परमेय संख्या को पढ़ने के लिए ही हम लोग उतना संख्या पढ़े। जब तक हम लोग को प्राकृतिक संख्या नहीं समझ आता तो पूर्ण संख्या समझ नहीं आता, पूर्ण संख्या समझ नहीं आता तो पूर्णांक संख्या समझ नहीं आता, पूर्णांक संख्या समझ नहीं आता तो परमेय संख्या समझ नहीं आता, और ना ही अपरमेय संख्या समझ आता, और उसके बाद ना वास्तविक संख्या समझ आता। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देख रहे हैं सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि आपको बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब ये क्वेश्चन है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालिए। इन दोनों के बीच में कितने परमेय संख्या निकालना है? 5 परमेय संख्या। किसके किसके बीच? तो 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच कितने परमेय संख्या? 5 परमेय संख्या। तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो दूसरे नंबर क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट लगाए हैं, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे। जैसे कि इसको हल कर रहे हैं, देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। हल में क्या करेंगे, जैसे कि 3/5 है और 4/5 है, तो 5 परमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड कर देंगे। अभी तुरंत बताया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब जो पहला संख्या है 3/5, इसमें गुणा कर देंगे 6/6 से, और जो हमारा दूसरा संख्या है 4/5, इसमें भी गुणा कर देंगे 6/6 से। सेम वही चीज किए, दोनों में ऐड 1 कौन किए, और जितना निकाला उसमें 1 ऐड कर दिए, और उतना बटे उतना, उतना बटे उतना से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे 6 × 18 और 5 × 6 = 30। इसको भी 6 × 4 = 24 और 5 × 6 = 30। अब फिर देख रहे हैं आपको घर एक जैसा हो गया। हम लोग हम लोग गुणा ही इसलिए कर रहे हैं कि हर क्या हो जाए, एक समान हो जाए। अब देखिए इन दोनों के बीच में कह रहा है 5 परमेय संख्या निकालना, तो पहला तो 18/30 ये है, दूसरा हो जाएगा 19/30, फिर हो जाएगा 20/30, फिर हो जाएगा 21/30, फिर हो जाएगा 22/30, फिर हो जाएगा 23/30। ये 1 2 3 4 5, यही तो हमारा 5 परमेय संख्या निकल गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो सेम जो हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट लगाए थे, वही कॉन्सेप्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन के लिए लगाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन के लिए भी लगाए। देखिए क्या क्या किए। सबसे पहले कह रहा था कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालिए, तो जितना परमेय संख्या निकालने बोले उसमें क्या कर दिए, 1 को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उतना बटे उतना से गुणा कर दिए, इधर भी 6/6 से जैसे ऐड किए तो 6 आ गया। अब 3/5 को 6/6 से गुणा कर दिए, 4/5 को भी 6/6 से गुणा कर दिए। अब गुणा किए तो कितना आ गया, 18/30 और इधर हो गया 24/30, और इन दोनों के बीच में इतना परमेय संख्या क्या कर दिए हम लोग, ज्ञात कर दिए। एकदम इजी तरीका से, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन था नहीं। अब जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नीचे दिए गए कथन पर सत्य असत्य का कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो ये थोड़ा लंबा होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले रफ कर दूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, आप लोग पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूं, अपना 3 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूं। 3 नंबर क्वेश्चन आखिर है क्या, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 3 नंबर तो हो ही गया। चलिए सभी लोग आप इसको नोट कर लिए होंगे। तब तक हम क्या करते हैं, हम लोग इसको रफ कर देते हैं और फिर 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन फुल कॉन्सेप्ट है सिर्फ संख्याओं का। अब जो बच्चे मैंने कल संख्या पढ़ाया था, जिनको मैंने होमवर्क दिया था कि 3 बार लेकर हमको व्हाट्सएप पे करना है, जो याद किए होंगे, जो रिवीजन किए होंगे, उनको तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन जो एक बार भी उसको पढ़े नहीं होंगे उस संख्याओं को, उनको लगेगा कि हाँ संख्या तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं संख्या पढ़ा रहा था। समझ में आया? तो चलिए पहले इसको रफ कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला है, क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन पर सत्य या असत्य के कारण के साथ उत्तर दीजिए। क्या बताना है, सत्य बताना है, सत्य तथा असत्य कारण के साथ उत्तर, मतलब कि हमको सत्य और असत्य बताना है, सत्य है या असत्य है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर पार्ट है वो क्या कह रहा है,
कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप लोग सोचिए क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, या आप सोचिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन पहला यही रहता है, पहला पार्ट, कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो जरा सोचिए, हम आपको संख्या के बारे में पढ़ा रहे हैं, जरा सोचिए, संख्याओं को याद कीजिए कि क्या सर आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा है, तो आपके अंतर आत्मा से आ जाएगा कि हाँ सर तो बड़ी गर्मी में इतना चीख कर पढ़ा रहे थे कि संख्याएं क्या होती है, लेकिन हम तो एडवांस बन रहे थे, हमको तो सब आता है। अब बताइए क्या है क्वेश्चन कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं। तो पहले डिफरेंशिएशन याद कीजिए, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या की बात हो रही है ना, तो पहले प्राकृतिक संख्या की बात कीजिए कि प्राकृतिक संख्या है क्या। तो अभी आप याद कीजिएगा, मैं यहां दिखाता हूं आपको प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है आप याद कीजिए, हम बोले थे 1 से अनंत तक, इन्फिनिटी तक, यही चीज बताया था प्राकृतिक संख्या कि आप 1 से गिनना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जितना गिन सकते हैं उतना गिनिए, ठीक। और दूसरा हम क्या बताया, आप अनंत तक गिनिए। पूर्ण संख्या क्या बताया थी याद कीजिए, पूर्ण संख्या कुछ नहीं था, बस आगे में 0 से लेकर अनंत तक, 1 के आगे में 0 लगा दिया गया, 0 से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का साइन है, मतलब अनंत का साइन। तो क्या प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, मानते हैं कि नहीं कि प्राकृतिक संख्या सर, प्राकृतिक संख्या में हम 1 2 3 4 5 जितना हो सके अनंत तक जा सकते हैं। समझ में आया? आई होप आपको ये चीज दिख रहा होगा। और जो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में हम लोग आगे में सिर्फ 0 लग जाता है भैया, और 1 2 3 4 5 बाकी वैसे ही चलते रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, कितना लोअर से लेकर चल रहा हूं आपको, समझिएगा, बहुत अच्छा मिस्टेक खाता है इसमें। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। जितना भी प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। तो आप देखिए कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, और पूर्ण संख्या में भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक आएगा। तो ये दोनों क्या, प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। और बहुत बच्चों को तकलीफ लग रहा होगा कि सर पता ही नहीं है क्या होता है, मैंने फिर से बता दिया जबकि आपको। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या, देखिए क्या रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्राकृतिक संख्या हो गया हमारा 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या क्या है 0 से लेकर अनंत तक। तो क्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पूर्ण संख्या में भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सारा पूर्ण संख्या भी हो सकता है। नहीं, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इस कथन में हम लोग क्या कर देंगे, सत्य कर देंगे। यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया? और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा पार्ट जो इसका है वो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है या नहीं। बस लगभग यही क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जितना भी पूर्णांक संख्या है क्या ये सभी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो चलिए इसका डेफिनेशन याद करते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि सर पूर्णांक संख्या क्या बताया था, याद कीजिए, अभी तुरंत बताया नहीं कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होती है 0 1 2 अनंत तक चले जाइए,
-1 -2 -3 अनंत तक चले जाइए जहां तक जाना है माइनस तक। चलिए पूर्ण संख्या क्या बताया था, ये पूर्ण संख्या आप तुरंत ऊपर पढ़े 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक पूर्ण संख्या कहता है जितना भी पूर्णांक संख्या है हमारे पास, जितना भी ये पूर्णांक संख्या दिख रहा है, ये जितना भी पूर्णांक संख्या दिख रहा है, क्या ये सभी पूर्ण संख्या हो सकता है? तो बाबू भैया जरा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए कि सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक तो आता ही है, लेकिन क्या माइनस वाला आता है? -1 -2 -3 -4 माइनस अनंत तक ये चीज तो नहीं आ रहा है पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है? 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सभी पूर्ण संख्या। और पूर्णांक क्या है? 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या है वो तो होगा ही, और साथ में 0 से लेकर अनंत तक जितना भी माइनस वाला संख्या है वो भी पूर्णांक संख्या है। तो जितना भी हम बोले कि -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं। हम बोलेंगे 1 पूर्ण संख्या है तो बोलोगे हाँ। क्या 2 पूर्ण संख्या है? हाँ। लेकिन -1 -2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना भी पूर्णांक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक वाले भी चीज आते हैं। समझे ना? कारण के साथ उत्तर बोल रहा है तो कारण में आप दे सकते हैं। यहाँ पूछा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो क्या कारण था? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। इसका कारण ये हो जाएगा। इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका तो पहले आंसर होगा नहीं, और कारण क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आता है। तो इस चीज को आप लोग क्या किए, अभी तुरंत देखें कितना इजी। अब जो संख्या पढ़ा होगा, जो याद करके आया होगा, जो उनको होमवर्क भेजा होगा, उसको तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जो याद नहीं किया होगा, जो क्लास नहीं किया होगा, जो होमवर्क नहीं बनाया होगा, उसके लिए बड़ी हार्ड हो जाएगा समझना। समझ आया? अब चलिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो जरा देख लें। देखिए मैं फिर भी पूरा संख्या बताते चल रहा हूं, इतना भी तो समझ आ जाना चाहिए। तीसरा नंबर जो कह रहा है इसका, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं? जितना भी पूर्ण संख्या है, क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है या होती है? क्या होती है? बस ये क्वेश्चन है। चलिए, क्या जितना भी पूर्ण संख्या है वो परमेय संख्या होती है या नहीं होती है? तो अभी तुरंत आपको बताया पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक। सर परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q का रूप का हो, pq क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, और q ≠ 0। यही 3 केस है इसके। यही क्या है? 3 चीज है परमेय संख्या के। अब हमको बताइए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है या नहीं? तो पूर्ण संख्या क्या है बाबू? 0 से लेकर अनंत तक। अब आप बताइए 0 परमेय संख्या था या नहीं था? तब तुरंत देखे क्या? तुरंत देखे पहला नंबर क्वेश्चन कि 0 परमेय संख्या था। क्या एक परमेय संख्या है? हाँ है। 2 भी है, 3 भी है, सब के नीचे तो 1 डाल सकते हैं हम लोग। बटा में, बटा के रूप में हो गया, ऊपर नीचे पूर्णांक भी हो गया, नीचे 0 भी नहीं है, सब के नीचे हम लोग जितना भी संख्या सब के नीचे 1 डाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी परमेय संख्या होती है। क्वेश्चन यही कर रहा था आपका कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है। तो ये भी आपका हो गया। कितना इजी था, बस अगर जो आप संख्या पढ़े होंगे तब। अगर जो संख्या नहीं पढ़े होंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड लगने वाला है ये टॉपिक। समझना है? हार्ड क्या लगेगा? अभी भी मैंने पूरा संख्या बताया है यहाँ पर आपको, तो आप उस चीज से देख सकते हैं। समझ आया? तो इस चीज को आप लोग नोट कीजिए। और यहाँ पर हमारा जो 1.1 है वो खत्म होता है। जो हमारा 1.1 एक्सरसाइज है ये हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। यहीं तक, यही 4 क्वेश्चन हमारा 1.1 में था, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है, क्वेश्चन मैंने उतारने में मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर ये नहीं था प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमेय संख्या होती है या नहीं होती है, ये तो बात सही है, लेकिन आपका क्वेश्चन था कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, उल्टा था, परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं।
तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परम संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परम संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता, तो ये नहीं हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सत्य सत्य बताना था, तो यहाँ पे सत्य भी लिख सकते हैं, नहीं भी हाँ भी चलेगा, सत्य लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा असत्य और इसका भी हो जाएगा असत्य। ठीक, हाँ तो आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताने वाला हूँ। मैं जो बता रहा था यहाँ पर कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परम संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक परम संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे क्वेश्चन लिखने में। तो ये था हमारा 1.1, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और सही कर लीजिएगा, गलती से हो गया। तो आप लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 पे। कितने? एक्सरसाइज 1.2 पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ तो अब हम लोग एक्सरसाइज किस पे चले आए हैं? 1.2 पे। ये हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा 1.2। इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, वही चीज है, सत्य असत्य बता रहा है। इसमें भी नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है कारण सहित अपना उत्तर लिख रहा है। सत्य तथा असत्य, बस हम इतना ही लिख देते हैं क्वेश्चन में, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा कि सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो जो हमारा इसका पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है या नहीं होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है या नहीं। यही हमारा क्वेश्चन है कि जितना भी अपरिमेय संख्या है क्या वो एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ या नहीं। तो एक बात याद कीजिए, हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि सर अपरिमेय संख्या क्या है जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? थोड़ी लिखा गलती, लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। और वास्तविक क्या बताए थे? जब परिमेय और अपरिमेय एक साथ मिल जाता है, परिमेय और अपरिमेय का समूह एक साथ जुट जाता है, जोड़ हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये चीज हम आपको क्या किए थे? बताए थे। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी अपरिमेय संख्या है क्या वो एक वास्तविक संख्या होती है? तो वास्तविक संख्या क्या है? जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। तो वास्तविक संख्या में तो पूरा अपरिमेय संख्या भी है। ये जितना भी अपरिमेय संख्या, सॉरी क्या मार्कर खत्म हो गया रेड वाला, जितना भी अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या भी तो है। जितना भी आपको अपरिमेय संख्या दिख रहा है वो सारा कैसा संख्या है? एक वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक संख्या में पूरा अपरिमेय संख्या मिला है और पूरा परिमेय संख्या भी मिला है। तो पूछा है सभी अपरिमेय संख्या, जितना भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या हो सकता है या नहीं है? और तो वास्तविक संख्या पूरा अपरिमेय संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा? सत्य। कारण पूछा है, कारण दे देंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। यही कारण है कि सारा अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकता है। यह हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्या था? संख्या, हम बार बार बोल रहे हैं संख्या जिसको याद हुआ उसको इजी लग रहा होगा और जिसको याद नहीं होगा उसको थोड़ा सा तो हार्ड लग ही रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट n के रूप का होता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट n के रूप का
होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। तो एक बात बताइए, पहले ये बात बताइए, क्या संख्या रेखा पर हम लोग रूट वाली संख्या को दर्शा सकते हैं या नहीं? ये बताइए। माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी, क्या हम लोग संख्या रेखा पर रूट वाली संख्या को दर्शा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, हम लोग संख्या रेखा पर रूट वाली संख्या को भी क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। हम बोलेंगे रूट 625 दर्शा दो बाबू, तो तुम बोलोगे तोड़ दीजिए सर, 25 हो जाएगा, इसको दर्शा नहीं सकते हैं। हाँ, हम बोलेंगे रूट 7, इसको तोड़ नहीं सकते, फिर भी इसको दर्शा सकते हैं। सर कैसे दर्शाएंगे? तो उसके लिए डिवाइडर होता है, डिवाइडर की सहायता से उसको क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। इसमें आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोर्ड पे तो नहीं बता पाऊंगा, वो क्वेश्चन अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा तो मैं बोर्ड पे तो नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, हमको एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कॉपी पे मैं करके उसको क्या कर दूंगा? दिखा दूंगा। लेकिन संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या। तो देखिए इसका आंसर सिंपल है। प्राकृतिक संख्या तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं? संख्या रेखा का जितना भी बिंदु है, क्या आपके रूट ने कभी आज तक -2 देखे? कभी नहीं देखे। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स। इसको 11th में पढ़िएगा। लेकिन अभी 10th में आप लोग रूट के अंदर क्या कभी 50 देखा है? -50। माइनस में कभी संख्या नहीं देखा होगा। क्या रूट के अंदर आपने 0 कभी देखा है? नहीं देखा होगा रूट के अंदर 0। तो कारण क्या है? देखिए संख्या रेखा का दोनों ऋणात्मक तथा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, परंतु प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल एक संख्या हो सकता है, यह संभव नहीं है। ये संभव क्या है? नहीं है। देखिए क्वेश्चन हमारा से पढ़िए, देखिए थोड़ा सा देख कर लगा कि क्वेश्चन कर क्या है। एक मिनट, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा दरवाजे पर कोई आ गया था, तो मैं आपको बता रहा था कि क्या आपने रूट में ये माइनस वाली संख्या कभी देखी है? नहीं देखी होगी। लेकिन आप अगर जो बात करें, जो क्या कराएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक संख्या रूट m का रूप का होता है जहां m एक क्या प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा पर तो माइनस वाली भी संख्याएं होती है बाबू। अगर हम बोलेंगे कि तुम रूट 6 से 25 निकालो तो तुम बोलोगे 25। हम बोलेंगे रूट तुम 144 निकालो, तुम बोलोगे 12। माइनस वाला कहाँ आ रहा है? माइनस वाला तो नहीं आ रहा है। तो संख्या रेखा पर माइनस वाली भी संख्याएं होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या है? सब प्लस वाली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या जी, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 सब प्लस वाली। तो जितना भी लेंगे उन सब का प्लस में ही निकलेगा। लेकिन प्रत्येक बिंदु पूछा है यहाँ पर, प्रत्येक बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? असत्य, क्योंकि इसमें क्या होता है? माइनस वाली भी संख्याएं आती है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। और अब चलते हैं जो हमारा होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है? जितना भी वास्तविक, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, 3 नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। जितना भी वास्तविक संख्या है क्या वो एक अपरिमेय संख्या होता है? तो ठीक इसका उल्टा है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, लेकिन पूछा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है, सिर्फ अपरिमेय थोड़ी ना आता है। ये पूछा है जितना भी वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या वो सिर्फ अपरिमेय होता है? नहीं, क्योंकि उसमें परिमेय भी मिला होता है। समझ में आता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है या नहीं होता है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, ना कि केवल अपरिमेय संख्या होता है। समझ आया? इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। कि यही हमारा क्या था? क्वेश्चन था, जो कि हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। और अब 2 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आज ओवरडोज हो जाएगा ज्यादा करेंगे तो। देखिए अभी हम जितना भी संख्या, सब संख्या पे आया, जितना भी आया संख्या पे, इसलिए हम कल की क्लास में आपको बेसिक बताया, संख्याओं के बारे में बताया था, जिसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब आपका होमवर्क देखिए 1.1 चैप्टर 1.1 का जहां तक पढ़ा है वो पूरा, सिर्फ 1.1 आपको करके भेजना है एक बार, आप खुद से इससे खुद से करके भेजना है आपको एक बार, ठीक है। अब ये नहीं कि क्लास वाला भेज दे, नहीं, एक बार खुद से करके भेजिएगा, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क। समझ में आया होमवर्क क्या है कि चैप्टर 1.1 आपको खुद से करके क्या करना है, आपको भेजना है। जितने भी संख्या है, जितने भी बच्चे संख्याओं का जो हम बोले थे 3-3 बार कर देना, वो नहीं लिखे हैं बहुत से बच्चे, तो उनके लिए क्या ही बोले हम कि वो शायद पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनका नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, जो नहीं भेजेंगे होमवर्क नहीं भेजेंगे तो वो पढ़ना नहीं चाहते, तो होमवर्क भेजना जरूरी है। मैं सबका होमवर्क क्या करूँगा, चेक करूँगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस संख्या इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और आज की क्लास में इतना ही देते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और जितनी भी संख्या जितना भी हो सके बढ़िया से मन लगाकर ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि उनको भी ये वीडियो पहुँच पाए, उनको भी हेल्प मिल पाए कि कोई है जो इतना अच्छा से पढ़ा रहा है। आपको एकदम बेसिक से मैं पढ़ा हूँ, कहीं इतना बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा बाबू। मैं इतना टाइम लगाकर इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं तो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में वीडियो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, इतना जितना मैं बताया, और मैं आपको 45 मिनट का वीडियो बना कर दिया हूँ, इतना सॉल्व कर, ठीक। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।